अस्सलाम वालेकुम। यासीन्स एनालिसिस.com के प्लेटफॉर्म पर, जो कि यूट्यूब का एक हिस्सा है, यासीन एनआई और मार्केट बाय यासीन, आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। आज इस हफ्ते का 4th वर्किंग डे है, जुमेरात का दिन है और डेट आज हो गई है 16 सितंबर। आप तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं कि आप यासीन्स एनालिसिस.com के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं, सराहते हैं, इसके तज्जिए और तबसरे को सुनते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस तज्जिए तबसरों पर कुछ ना कुछ आपको आगाही फराहम होती रहती है। और मेरी हतमुल इम्कान कोशिश ये रहती है कि जो भी चीदा इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल मार्केट के हवाले से जो बातें हैं वो आप तमाम लोगों के साथ शेयर की जाएँ। अगला हफ्ता यानी कल है जुमा, आज जुमेरात है और कल की क्लोजिंग जो जुमे की होती है वो मैं आप तमाम लोगों से इस बात को शेयर करता रहता हूँ कि फ्राइडे क्लोजिंग, मंथली क्लोजिंग और जो क्वार्टरली और हाफ ईयरली और ईयरली क्लोजिंग्स होती हैं, इसकी टेक्निकल चार्ट्स पे बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो बहरहाल कल जुमा होगा, कल हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल बर्पा होती है बाज़ारों में। लेकिन आज जो सूरत हाल है और आज सुबह से जो बाज़ारें चल रही हैं उसमें ख़ास तौर पे अगले हफ्ते होने वाली अमेरिका की जो 45 डेज़ के बाद FOMC फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की जो मीटिंग होती है, जिसमें अमेरिका अपना शरह सूद के हवाले से बहुत अहम ऐलानात करता है। और इसके अलावा आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस और चर्चा हुआ है बॉन्ड की परचेजिंग की टेपरिंग के हवाले से। पिछले काफ़ी अरसे से हम ये देख रहे हैं कि FOMC में इंटरेस्ट रेट को तो अनचेंज छोड़ा जाता है, यानी अमेरिका पिछले कई सालों से अपने शरह सूद को 0 दर्जात पर रखे हुए हैं। और न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जिसमें बरतानिया है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, जापान है, स्विट्ज़रलैंड है, इन तमाम अक्रॉस दी वर्ल्ड जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं उन्होंने अपने शरह सूद को मनफी दर्जात पे भी रखा हुआ है, किसी ने 0% पे रखा हुआ है। अच्छा, इस बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन आता है और स्टॉक मार्केटें ऊपरी सतहों पर चलती चली जा रही हैं। और अभी भी यही इम्कानात हैं कि अगले हफ्ते होने वाली FOMC मीटिंग, जो कि 22 सितंबर को इसका रिजल्ट रात 11 बजे अनाउंस होगा, कहा यही जा रहा है कि अमेरिका इस दफा भी अपने शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं लाएगा। बहरहाल इस हवाले से जो बॉन्ड की परचेजिंग की टेपरिंग की बात है, जैसा कि मैंने पहले भी आप तमाम लोगों की खिदमत में ये बात गोशगुजार की थी कि बॉन्ड की परचेजिंग बेसिकली सेंट्रल बैंक करता है। सेंट्रल बैंक मार्केट से या हुकूमत से बॉन्ड को परचेज करता है। वो बॉन्ड चाहे 10 साल के हों, 15 साल के हों, 20 साल के हों या 2 साल के ट्रेजरी नोट्स हों, वो तमाम सेंट्रल बैंक्स हुकूमत से या ओपन मार्केट से वो खरीदता है और उसके अगेंस्ट में वो करेंसी को सर्कुलेट करता है, यानी करेंसी जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लोट हो जाती है। तो अब ये बात हो रही है कि जनाब अमेरिका 120 बिलियंस ऑफ डॉलर के माहाना बॉन्ड परचेजिंग को टेपर करने वाला है, यानी 120 बिलियंस ऑफ डॉलर के जो बॉन्ड की परचेजिंग करता है अमेरिका का सेंट्रल बैंक, वो उसको टेपर कर देगा। वो उसको 110 पे ले आएगा या 100 बिलियंस ऑफ डॉलर पे ले आएगा या 80 बिलियंस ऑफ डॉलर पे ले आएगा। ये बात सामने आ रही है कि दिसंबर तक, इस साल के आखिर तक बॉन्ड की परचेजिंग की टेपरिंग नाफिजुल अमल हो जाएगी। तो बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगले हफ्ते FOMC की मीटिंग है, FOMC का रिजल्ट है, उसमें जाहिर है जो रिपोर्ट्स हमारे पास है उसमें इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने के हवाले से तो कोई ऐसे इशारे इंडिकेशंस हमारे पास नहीं है, लेकिन बॉन्ड की परचेजिंग की टेपरिंग जो है वो कंफर्म दिखाई देती है। लेकिन सिर्फ इसका हमें टाइम लाइन चेक करनी है कि वो सितंबर में होगा, अक्टूबर में होगा, नवंबर में, या इस साल के आखिरी महीने दिसंबर में बॉन्ड की परचेजिंग की को टेपर किया जाएगा। टेपर कितना किया जाता है, उसकी क्या परसेंटेज होगी, उसका क्या अमाउंट होगा, इट मैटर्स। तो इसको हम क्लोजली वॉच करेंगे अगले हफ्ते। बहरहाल अगले हफ्ते जब भी हमने ये देखा है कि जब 5-6 दिन रह जाते हैं FOMC के रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट में, मार्केट बहुत रिलक्टेंट हो जाती है। दुनिया भर के जितने भी सरमायादार हैं वो अपनी बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा रिलक्टेंट हो जाते हैं, कम कर देते हैं और मार्केट में वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। तो बहरहाल आज से 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद FOMC का रिजल्ट है, उसके गिर्द मार्केट घूमती हुई आज दिखाई दे रही है और कल भी यही कुछ सूरत हाल बरपा रहेगी। अच्छा, बहरहाल इसके अलावा जो हम बातें करते हैं आज पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से, ख़ास तौर पे जो अमरीकी डॉलर जो पाकिस्तान में उसकी ऊंची उड़ान है, जो हम देखते हैं कि जो डॉलर की तलाश, अक्सर हम देखते हैं रक्षे के पीछे लिखा हुआ होता है कि डॉलर की तलाश, तो आजकल हम एज अ होल पूरी इकोनॉमी ये देख रहे हैं जो रक्षे के पीछे लिखा हुआ है
कि डॉलर की तलाश, वो डॉलर की तलाश पूरी पाकिस्तान में लोग लगे हुए हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? इसकी वजूहात देखिए 3 दिखाई दे रही हैं। एक तो यह है कि अफगानिस्तान में जो एक एनर्जी केओस और एक अनसर्टेन सिचुएशन प्रिवेल हुई है, और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा डॉलर जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है अफगानिस्तान में, उसकी स्मगलिंग भी हो रही है और अफगानिस्तान जो है यहाँ से डॉलर भेजा जा रहा है। उसकी क्या वजूहात हैं? जाहिर है वहाँ पर एक रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से जो सिलसिला हुआ है उसमें कहीं ना कहीं उनको डॉलर की ज़रूरत पड़ रही है। तो इस बेसिस पे हम ये देख रहे हैं, चूँकि हमारा ब्रादर पड़ोसी मुल्क है, और जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जब तक अफगानिस्तान के हालात दुरुस्त नहीं हो जाते उस वक्त तक नेगेटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पर भी बरपा रहेगा। और यही बुनियादी वजह है कि जिसकी वजह से डॉलर की एक ऊंची उड़ान हम देख रहे हैं, और तारीख की बुलंद तरीन सतहों पर पाकिस्तान का जो रुपया है वो डिक्लाइन कर गया है, और पाकिस्तान में अमरीकी डॉलर की कदर व कीमत में रोज बरोज इजाफा होता चला जा रहा है। लेकिन थोड़ी बहुत सेंट्रल बैंक यानी स्टेट बैंक की तरफ से कुछ हम देखते हैं कि इंटरवेंशन की बात होती है, कुछ इंटरवीन करते हैं, लेकिन इसका कोई दूररस नताइज हमें दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा, इसके साथ दूसरी वजह पाकिस्तान का एक जो इंपोर्ट बिल है, और कहा जा रहा है कि 54 बिलियंस ऑफ डॉलर के पाकिस्तान में इंपोर्ट बिल है। पाकिस्तान में ये जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हुआ है पिछले 3 सालों में, हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी मशीनरी की तरफ पाकिस्तान गया है। पाकिस्तान में रोड रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से, रोड कंस्ट्रक्शन के हवाले से, सीपेक के हवाले से, या आप ये कहिए कि जो डैम्स बन रहे हैं उसके हवाले से, ये जो टनल्स बनाई जा रही हैं जिसके लिए बहुत हैवी मशीनरी दरकार होती हैं, और ये सारी हैवी मशीनरी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो जर्मनी हो, जापान हो, चाइना हो, बाहर से इंपोर्ट की जाती है, चाहे वो अमेरिका हो या बरतानिया हो। इस इंपोर्ट के हवाले से, या फिर हम देख रहे हैं कि जो हाउसिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा एक ग्रोथ नज़र आ रही है पाकिस्तान में, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जो हमारे हाउसिंग सेक्टर बनाए जा रहे हैं उसके अंदर बुलंद 12 इमारतें और जो एक फर्निश अपार्टमेंट्स या फर्निश जो होम्स बनाए जा रहे हैं उसके अंदर ज़्यादातर 80-90% हम ये देखते हैं कि वो बाहर की चीज़ें उसमें इस्तेमाल हो। इवन के जो नए घर हैं उसके अंदर लगाए जाने वाले जो टाइल्स हैं वो टाइल्स भी स्पेन से इंपोर्ट हो रहे हैं। तो बहरहाल इन तमाम सूरत हाल के पेश नज़र हम देख रहे हैं कि जब हमारा इंपोर्ट बिल इतना बढ़ता चला जा रहा है तो इस बेसिस पे हम देख रहे हैं कि डॉलर की कदर व कीमत में इजाफा हो रहा है, लोग डॉलर को मांग रहे हैं, डॉलर को खरीद रहे हैं ताकि वो अपने इंपोर्ट बिल्स को क्लियर कर सकें। एक दूसरी दो वजूहत ये हो गई। तीसरी वजह जो सबसे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग या इस हवाले से जो FATF के हवाले से बहुत सारी शिकें थी, पाकिस्तान उस पर अमल दरामद कर रहा है, और पाकिस्तान को ये कहा गया था कि जनाब वो 40,000 रुपीज़ के जो प्राइस बॉन्ड हैं, जो बॉन्ड्स हैं, उसको ख़त्म कर दे। अच्छा, 40,000 रुपीज़ के बॉन्ड को ख़त्म करने की जो आखिरी तारीख हुकूमत पाकिस्तान या स्टेट बैंक ने दी है वो 30 सितंबर है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि जितने भी जो 40,000 रुपीज़ के जो बॉन्ड्स लोग लिक्विड कर रहे हैं, कैश करवा रहे हैं, उसके अगेंस्ट में वो खरीद क्या रहे हैं? डॉलर। तो इस वजह से ये जो 3 वजूहात हैं, यानी अफगानिस्तान फैक्टर, हमारा इंपोर्ट बिल, और इसके साथ ये 40,000 रुपीज़ के जो बॉन्ड्स हैं इनकी जो लिक्विडेशन है, इसकी वजह से पाकिस्तानी करेंसी वीक होती चली जा रही है और अमरीकी डॉलर की कदर व कीमत में इजाफा हो रहा है। तो बहरहाल इसको ये कहा जा रहा है, जो डिफरेंट जो रिपोर्ट्स हमारे पास आती हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जनाब ये 2-3 साल पाकिस्तान में जो डॉलर की कदर व कीमत है ये मुस्तकिल ऊपर की तरफ रहेगी और पाकिस्तानी रुपया नीचे की तरफ जाएगा। और उसकी वजह यही है कि अभी ना तो अफगानिस्तान का मसला हल हुआ है, ना ही हमारे इंपोर्ट बिल कम हो रहे हैं, और ये 30 सितंबर के बाद कुछ बेहतरी शायद आ जाए कि 30 सितंबर जो है अगर हुकूमत पाकिस्तान या स्टेट बैंक 40,000 रुपए के जो प्राइस बॉन्ड है उनकी लिक्विडेशन की डेट को एक्सटेंड ना करे, तो उसके बाद डॉलर हो सकता है कि नीचे 167-168 आ जाए। लेकिन इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में हमें अफगानिस्तान को फैक्टर को और हमारा जो इंपोर्ट बिल है इसको रिड्यूस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तब तो हमारा ये पाकिस्तानी रुपया स्ट्रांग होता है। अदरवाइज देयर इज नो इंडिकेशन कि पाकिस्तानी रुपया जो है वो 170 से 160 और 150 आ जाए। देयर इज नो होप अलाइव स्टिल टुडे। अच्छा, इसके साथ
कोशिश बहरहाल की जा सकती है कि हालात बेहतर हों। इसी बेसिस पे हम देख रहे हैं कि कराची स्टॉक एक्सचेंज में जो एक पोटेंशियल दिखाई दे रहा था पिछले दिनों वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। 47,000 के लगभग मार्केट चल रही है। मार्केट में लोगों का इंटरेस्ट डिक्लाइन कर गया है और ख़ास तौर पे अफगानिस्तान के मैटर के बाद पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर लोगों का इंटरेस्ट डिक्लाइन किया है। ये कुछ पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में बातचीत। इसके साथ जो अमेरिका की कई दिनों से बातें चल रही हैं कि जनाब सीपीआई की रिपोर्ट 5.2% रही और अमेरिका में जो ग्रोथ है, जो वहाँ पे इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा डिक्लाइन तो हुआ है, वो अनचेंज की तरफ तो रहा है, लेकिन ये है कि वो इंडिकेशंस ये बता रहे हैं कि जनाब अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की कोई ऐसी इंडिकेशंस वहाँ अवेलेबल नहीं है। बहरहाल ये तो काफ़ी दिनों से बात हो रही है, लेकिन जब दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि पिछले हफ्ता 10 दिन 15 दिन से या 45 दिन से जो तेल की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, यानी वो पेट्रोल, वो क्रूड ऑयल जो 62, 63, 65 डॉलर पे चल रहा था आज 73 डॉलर पर आ गया है। अच्छा, हमें ये भी मालूम है कि जब एनर्जी प्राइसेस ऊपर की तरफ जाते हैं तो इसमें तमाम कमोडिटीज़ की प्राइसेस और तमाम हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है वो इन्हेंस कर जाता है, वो बढ़ जाता है और उसकी वजह से ये फियर फैक्टर लाहक हो जाता है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो सीपीआई की रिपोर्ट है, जो आइंदा अमेरिका की इकोनॉमी में एग्जिस्ट करेगी, जो आएगी, जो अपीयर होगी, वो बढ़ सकती है। उसके बढ़ने की बेसिस पे क्या हो सकता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की खबरें फिर दोबारा से बाज़गश्त करनी शुरू हो जाएंगी। तो बहरहाल क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ने की एक तो वजह पिछले हफ्ते जो फ्लोरिडा के पास एक हरिकेन आया था जिसका नाम था ईडा, IDA, और एक दूसरा निकोलस हरिकेन हिट होने वाला है या हिट हो सकता है। ये ह्यूस्टन और टेक्सास और लुजियाना और एलाबामा जो सदर्न स्टेट है अमेरिका के, इसकी वजह से भी तेल की कीमतों की में इजाफा हो रहा है, क्योंकि इस पूरे जो कोस्टल बेल्ट है इसके अंदर रिफाइनरीज हैं, ऑयल की कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि ईडा और निकोलस के जो हरिकेन्स आए थे इसके जो डैमेजेस थे वो अभी तक बेहतर नहीं किए गए, जिसकी वजह से जो सप्लाई चेन थी ऑयल की वो डिस्टर्ब हुई है। तो बहरहाल इस बेसिस पे तेल की कीमतों में इजाफा मजीद दिखाई देता है। और तेल की कीमतों के साथ साथ जब हम ये देखते हैं तेल की कीमतें एक तरफ ऊपर जा रही हैं तो इसका अल्टीमेटली पॉजिटिव इफेक्ट आता है उन तमाम मार्केटों पे, उन तमाम कंपनीज पे जो तेल प्रोड्यूस करते हैं, जैसे शेवरॉन है या ब्रिटिश पेट्रोलियम है या दूसरी जो भी अमेरिका में एग्जिस्ट करती हैं पेट्रोलियम कंपनी, उनके शेयर्स में इजाफा हो जाता है। तो बहरहाल ये जब इजाफा होता है तो स्टॉक्स मार्केटों में भी तेजी आ सकती है। तो तेल की कीमतों के ऊपर जाने के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक में मजीद तेजी आती है अनटिल एंड अनलेस जब तक सीपीआई की या बॉन्ड के परचेज की टेपरिंग की खबर नहीं आ जाती तो स्टॉक्स में तेजी गिरदानी जा सकती है। अच्छा, आज सुबह हमारे पास अच्छी खबर थी, न्यूजीलैंड की जीडीपी की रिपोर्ट बड़ी ज़बरदस्त आई। 2.3 की जो 1.3 की फोरकास्ट थी 2.8% आया। न्यूजीलैंड का जो जीडीपी ग्रोथ है दैट्स वेरी गुड। अच्छा, इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो रिड्यूस कर दिया है, 4.5% है, ये भी बहुत अच्छी खबर है। तो ये हमारे पास अच्छी खबरें ही दिखाई दे रही हैं ज़्यादातर। अच्छा, इसी तरीके की कंपनी है, उसकी रिपोर्ट आज चल रही थी जो सिगरेट बनाने की कंपनी है, बड़ी पुरानी, फिलिप मॉरिस के नाम से जानते हैं लोग, उसका जिसके मार्केट कैपिटलाइजेशन $162 बिलियन है। मैं एक छोटी सी कंपनी है, उन तमाम छोटी के कंपनी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ जो जायंट कंपनी, जो जिन्नातों वाली कंपनीज बन चुकी हैं, जिसमें एप्पल, अमेजॉन, अल्फाबेट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, इंटेल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, ये वो जिन्नातों वाली कंपनी है जो कि 5 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, 10 साल पहले इनको कोई जानता नहीं था। और फिलिप मॉरिस तो ये 150-200 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन आज तक सिगरेट बनाने वाली कंपनी $200 बिलियन के मार्केट कैप को भी कवर नहीं कर सकी हो। तो ये कंपनी है, लेकिन इसकी सेंटिमेंट्स के हवाले से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसकी खबर अच्छी है और इसने जो है जो प्रॉफिटेबिलिटी जो दिखाई है वो बड़ी ज़बरदस्त दिखाई है, यानी इसका मतलब है कि लोगों ने सिगरेट पीना दोबारा शुरू कर दिया है। तो ये फिलिप मॉरिस की रिपोर्ट है, अच्छी रिपोर्ट है, इसका भी सेंटिमेंट्स हैं। ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स की देखिए मैं बात कर रहा हूँ ऑन द लॉन्गर पर्सपेक्टिव में, जो मैं आपसे कहता हूँ, लोग अक्सर कहते हैं याज़िद साहब आपने कहा था गोल्ड ऊपर चला जाएगा, स्टॉक्स ऊपर चले जाएंगे, मार्केट नीचे आ गई। तो भाई मैंने आप तमाम लोगों की खिदमत में जो बातें ये करता हूँ ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में आपको बताता हूँ। बाकी जो ट्रेड रिकमेंडेशंस होती है वो मैं आपको व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पे दे देता हूँ, जो कि आर्ली 4 आर्ली टेक्निकल चार्ट्स पर बनती रहती है, जिसमें सेलिंग भी आती है, बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी आप गेन कर सकते हैं। तो आप तमाम चीज़ों को मलूज़ खातिर रखते हुए इसको चेक करें।
तो मैं इसी बुनियाद पे आप तमाम लोगों से गुजारिश भी करता हूं कि आप इस यूट्यूब चैनल को और yasinanalysis.com को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें ताकि लोग इससे ज़्यादा इस्तेफादा हासिल कर सकें। बहरहाल ये कुछ खबरें थी और आज शाम सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास शाम 5 बजे यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट है मिस क्रिस्टीन लेगार्डे, उनकी तकरीर होगी, वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है उनकी स्पीच, उसको हम देखेंगे और ये चेक करेंगे कि क्या यूरो करेंसी के हवाले से कोई पैगामात उनकी तरफ से आ रहे हैं या नहीं। इंपॉर्टेंट है, मार्केट में मूव एक्सपेक्टेड है। अच्छा, एक नेगेटिव खबर सुबह हमारे पास चल रही थी कि साउथ कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। जाहिर है ये साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान, साउथ कोरिया आपको पता है अमेरिकन लॉबी है और नॉर्थ कोरिया जो है चाइनीज़ लॉबी में शामिल है। तो बेसिकली देखा जाए तो अमेरिका और चाइना आपस में दस्ते गिरेबां रहते हैं, लेकिन खबर लगाते हैं कि जनाब साउथ कोरिया ने ये कर दिया तो नॉर्थ कोरिया ने ये कर दिया। तो बहरहाल ये एक नेगेटिव खबर है। हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में अमन और शांति रहे। ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया सब इंसान हैं, सब लोग ही जीते हैं यहाँ पर। क्यों ज़मीन के थोड़े से टुकड़े के लिए या कुछ मिनरल्स को हासिल करने के लिए या समंदरी पानी को हासिल करने के लिए हर शख्स एक दूसरे के साथ लड़ता हुआ दिखाई देता है। तो ये नहीं होना चाहिए, चाहे वो कश्मीर का हिस्सा हो या दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, फ़लस्तीन हो, इसराइल हो, हर जगह अमन और शांति रहनी चाहिए, चाहे वो यमन और सऊदी अरब के हवाले से सिलसिला हो। तो बहरहाल ये कुछ खबरें थी आपसे शेयर की गई। और लास्ट में जो गोल्ड के हवाले से लोग मुझसे पूछते रहते हैं, गोल्ड की कीमतें आज भी इस वक्त देख लें 1780, 1785 और 1790 के लेवल्स पे चल रही हैं। मार्केट रेंज बाउंड रहेगी क्योंकि अगले हफ्ते FOMC का रिजल्ट है, अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट करेगा और इस वजह से मार्केट में कोई बहुत बड़ी मूव फिलहाल दिखाई नहीं देती। अगला हफ्ता 22 तारीख बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस वक्त तक आप गोल्ड को आप ये समझ लीजिए कि 1780 और ऊपर 1810 के दरमियान मार्केट ट्रेड होती रहेगी। इसके नीचे या ऊपर अगर मार्केट जाती है तो फिर हम उसके हवाले से कुछ और इसको चेक करेंगे टेक्निकल बेसिस पे। आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। खुदा हाफ़िज़।